नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये चैप्टर नंबर 77 हम पढ़े थे, थायराइड का पार्ट 2 वीडियो है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कार्डियक आउटपुट। ब्लड फ्लो हमारे पास तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि ऑब्वियसली वही ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन नीड होगी, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस होंगे, वो वेज़ोडाइलेट करवाएंगे। वेज़ोडाइलेशन की से ब्लड जो है ना, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी हमारा इंक्रीज़ होगा। सही है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ ये वाला, इंक्रीज़ हार्ट रेट। हार्ट रेट तो इंक्रीज़ होगी। हार्ट रेट कैसे इंक्रीज़ होगी? थायराइड हार्मोन्स के पास है ना एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है हार्ट पे, ऑन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट। थायराइड हार्मोन्स डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो हार्ट एक्साइटेबल होगा और हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ स्लाइट थोड़ा सा थायराइड हार्मोन नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ होगा तो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। थायराइड हार्मोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। इस कार्डियक जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब थायराइड हार्मोन हमारे पास थोड़े से ज़्यादा, मतलब बहुत मार्क्ड क्वांटिटी में इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ होगी। और जो है ना, क्योंकि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ हो रही है। कुछ मतलब थायराइड हार्मोन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन मार्क्ड क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और ज़्यादा हो गया और इसकी कार्डियक मसल की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी इंक्रीज़ होने के बजाय। सही है। आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास नॉर्मल रहेगा। क्यों? जब पल्स प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे पास पल्स प्रेशर जो सिस्टोलिक प्रेशर वो तो एलिवेट हो रहा है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर वो कम होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर बढ़ेगा, लेकिन वो भी 10 to 15 मिलीमीटर मरकरी, लेकिन डायस्टोलिक कम होगा, इसलिए हमारी पल्स प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल रहेगा। सही है ना। फिर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे आएगी? जब रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगी। ना सिर्फ इंक्रीज रेस्पिरेशन नंबर ऑफ ब्रेथ, बल्कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगी। सही है। उसके बाद है जीआईटी की मोटिलिटी। ऑब्वियसली जब हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनटेक ले रहे हैं, एपिटाइट हमारी इंक्रीज हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि फुड की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ना, थायराइड हार्मोन जो मसल्स होते हैं जीआईटी के, वो भी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से मोटिलिटी, जीआईटी के मसल्स की जो मोटिलिटी है ना वो भी इंक्रीज़ होगी। मीन्स ज़्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो फूड है ना वो जल्दी से जल्दी, मतलब क्या बोलूँ, लाइक जल्दी से जल्दी वो एक्सक्रीशन प्रोसेस, डाइजेशन बहुत रैपिड रेट हो जाएगा डाइजेशन का, और इसकी वजह से अगर और ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म में चला जाए तो ये डायरिया भी कॉज कर सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म विल कॉज डायरिया बट हाइपोथायरॉयडिज्म विल कॉज कॉन्स्टिपेशन, रिमेंबर दिस। सही है। उसके बाद हमारे पास है एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या होगा कि रैपिडिटी, सेरिब्रेशन रैपिडिटी इंक्रीज होगी अगर हाइपरथायरॉयड, मतलब थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है। क्योंकि पर्सन जो होते हैं ना, हाइपरथायरॉयडिक पर्सन्स होते हैं ना, वो नर्वस भी होते हैं और न्यूरोटिक, साइकोन्यूरोटिक टेंडेंसीज मीन्स एंग्जाइटी, वरी, बट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है ना, वो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगी। हाइपो में इसका उल्टा होगा। हाइपो में जो सेरिब्रेशन हो ना, जिस तरह हाइपर में इंक्रीज हो रही है ना सेरिब्रेशन, हाइपो में सेरिब्रेशन विल बी डिक्रीज। सही है। उसके बाद है इफेक्ट ऑन इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ मसल्स पे क्या फंक्शन हो रहा है देखें। कुछ लाइक इनिशियल जब इंक्रीज हो रहा है ना, थायराइड में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो मसल्स वो विगर हो जाएंगे, एक्सेसिव मसल्स। लेकिन जब थायराइड हार्मोन एक्सेसिव में सीक्रेट होगा तो मसल्स वीकेंड हो जाएंगे मीन्स कमज़ोर हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें भी सेम रीज़न है, कैटाबॉलिज्म।
जिस तरह कार्डिक मसल इस तरह ये भी मसल है, तो ऑब्वियसली थोड़े से इंक्रीज से तो ओडियल विगर हो रहा है, लेकिन अगर और ज़्यादा होगा तो वो भी वीकेंड हो जाएगा ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी तो इंक्रीज हो रही है ना हाइपरथायराइडिज्म में, दैट्स वाई। सही है। उसके बाद हमारे पास मसल ट्रेमर। मसल ट्रेमर का मैं आपको ये कह सकती हूँ, एक हाइपरथायराइडिक पेशेंट में मसल ट्रेमर, एक जो हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट है उसमें मसल ट्रेमर हम पहली साइन देखते ही यही है, मतलब बहुत प्रोमिनेंट साइन देखते हैं कि उसके ट्रेमर्स होंगे। ये कैसे हम देखते हैं, इसका टेस्ट ये होता है कि हम लोग है ना लाइक एक्सटेंडेड हैंड को एक्सटेंड करवाएंगे, फिंगर्स एक्सटेंड करेंगे, उनके बीच में पेपर रखेंगे और उस पेपर की वाइब्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि मसल ट्रेमर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रेमर्स होते हैं ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। जो पार्किंसंस पेशेंट्स में होते हैं ना, पार्किंसन डिजीज़ में वैसी वाली ट्रेमर नहीं होती, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 to 15 टाइम्स पर सेकेंड हर्ट्स, 10 to 15 हर्ट्स कह सकते हैं, वैसे हो रही है। क्योंकि ट्रेमर इनकी क्यों हो रही है, क्योंकि जो साइनप्स में जो रिएक्टिविटी है ना न्यूरोनल साइनप्स की, वो एक्साइटेड ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेमर्स हो रहे हैं हमारे पास। सही है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्लिप। स्लिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें, स्लिप पर इफेक्ट ये होगा कि वो बंदा सो नहीं पाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो टायर्ड फील करेगा, बट वो फिर भी नहीं सो पाएगा। क्यों नहीं सो पा रहा है? क्योंकि यही साइनप्स की एक्साइटेबिलिटी होती है, और जिस चीज़ में वो मतलब जो चीज़ में एक्साइटेबल होती मतलब लाइक साइनप्सिस एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो चीज़ हमें जगा कर रखेगी। हालांकि हम थके हुए होंगे लेकिन हमें सोने नहीं देगी। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो बंदा सोता ही रहेगा, सोमनोलेंस हो जाएगी उसमें इतनी कि 12 to 14 आवर्स अ डे वो स्लिप होगी उसकी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स ऑन सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शंस में यही है, दो चीज़ों में आप समझ जाएं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म में ओलिगोमेनोरिया होगा फीमेल्स में या एमेनोरिया होगा, और लिबाइडो भी इतना मतलब होगा, इतना वो नहीं होगा, मतलब लिबाइडो होगा, मतलब इंक्रीज मैं नहीं कह सकती, बट लिबाइडो है। लेकिन हाइपो में हमारे पास लिबाइडो डिक्रीज हो जाएगा और पोलीमेनोरिया हो जाएगा या मेनोरेजिया हो जाएगा, मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी फीमेल्स में, और मेल में लिबाइडो। सही है। और ज़्यादा इसको ज़्यादा लाइक मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें इतना नहीं है, और क्योंकि इसको इतना हम लोग मतलब फीड जैसे पहले कम हो रहा है तो फीडबैक के ज़रिए से वो ज़्यादा होने लग जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें। ज़्यादा इसमें डीप में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ वो बुक में। नेक्स्ट वी हैव, बस दो चीज़ें याद रखिएगा, मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया होगा जब हाइपो होगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म में फीमेल्स में क्या होगा, एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। बाकी लिबाइडो डिक्रीज हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में। सही है। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन कौन करेगा? थायराइड हार्मोन सीक्रेट कौन कराता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कौन सा मतलब क्या वो सीक्रेट कर रहा है ऐसा केमिकल जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो रहा है? वो हो रहा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, सीक्रेट होगा मीडियन एमिनेंट से, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा थ्रू हाइपोफाइजल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स पे जो रिसेप्टर्स लगे होंगे वो उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर साइक्लिक थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के ज़रिए से वो फिर से एक्टिवेट करेगा उसको, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट स्टिमुलेट करेगा, वो करेगा फॉस्फोलाइपेज को। फॉस्फोलाइपेज हमारे पास फिर दूसरे सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स भी करेगा कैल्शियम आयन डाइसैक्राइड, जिससे हमारा TSH रिलीज़ होगा। अब TSH रिलीज़ हुआ, थायराइड सेल पे गया, थायराइड फॉलिकल के जो थायराइड ग्लैंड के पास आया, थायराइड सेल के पास आया, वहाँ पर TSH रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर ये TSH लगेगा। सही है। जैसे मैं इसमें बताऊँ, ये लाइक एक थायराइड का सेल है, ये इसका रिसेप्टर है, यहाँ आकर TSH लगा है। सही है, यहाँ TSH लगा है, ये उसका क्या है? रिसेप्टर है। सही है, यहाँ लगा। अब इसमें कैसे एक्टिवेट करेगा? ये
थ्रू सेकंड मैसेंजर, वही साइक्लिक AMP के ज़रिए वो एक्टिवेट करेगा। खुद कहाँ से TSH कौन से सेकंड मैसेंजर से निकला था? फॉस्फोलाइपेज से निकला था। साइक्लिक AMP मैंने आपको बता दिया, लेकिन साइक्लिक AMP से नहीं, वो फॉस्फोलाइपेज होगा। फॉस्फोलाइपेज मतलब जहाँ से देखें हाइपोथैलेमस से जो TSH, हाइपोथैलेमस से हमारे पास जो TSH निकला ना, हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास क्या आया, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे थ्रू, सही है, किसके ज़रिए से? फॉस्फोलाइपेज सेकेंडरी मैसेंजर से। लेकिन जब वहाँ से हमारे पास TSH आया ना, वो अब वहाँ से TSH आ गया, फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मतलब वहाँ से ये हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या निकला है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू हाइपोफाइजल ट्रैक के जरिए रिसेप्टर्स पे लगेगा। ये क्या है? रिसेप्टर्स पे लगेगा। अब ये जिस सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए करेगा, वो करेगा फॉस्फोलाइपेज के ज़रिए करेगा। लेकिन जो हमारे पास जैसे वहाँ से फिर हमारे पास क्या निकला? TSH फॉस्फोलाइपेज किया, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। अब ये कहाँ करेगा? रिसेप्टर पे लगेगा। किस रिसेप्टर पे? थायराइड सेल के रिसेप्टर पे लगेगा। और ये जिस सेकंड मैसेंजर से एक्ट करेगा, उस मैसेंजर का नाम क्या है? साइक्लिक AMP के जरिए एक्ट करेगा। फिर वहाँ से फिर प्रोटीन काइनेज से फिर फॉस्फोरिलेट करेगा दूसरी चीज़ों, और जहाँ से फिर दूसरे सारा आपको मैंने आगे बताया है कि फिर वो उनके क्या क्या काम करवाएगा। बेसिकली जो TSH है ना, हमारे पास बहुत सारे काम करवाता है। एक तो ये TSH क्या करवाएगा? इंक्रीज़ करेगा प्रोटियोलाइसिस को। ये फंक्शंस यहाँ लिखे हुए, आप पढ़ लीजिएगा। एक मिनट आपको बताती हूँ। ये करेगा, इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ करेगा प्रोटियोलाइसिस। एक मिनट रुके शिट, ये रहा। इंक्रीज़ करेगा प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबिन दैट ऑलरेडी हैज़ बीन स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स। जो थायरोग्लोबुलिन ऑलरेडी जो वहाँ से कॉलॉइड को नहीं हमने वो किया था, क्या मतलब इनगल्फ करके वो अंदर लेकर आया था थ्रू पाइनोसाइटोसिस, उस थायरोग्लोबुलिन को तोड़ेगा और उसमें T3 T4 निकाल लेगा, और वो तो फिर कैपिलरी में चला जाएगा। फिर वहाँ से टायरोसिन अलग करेगा, आयोडीन अलग करेगा। मतलब वो भी रोल यही है कि उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? TSH। दूसरा ये कि इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटी, आयोडीन पंप को इंक्रीज़ करेगा कि जो सोडियम आयोडेट पंप है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को ट्रैप करे, सही है। दूसरी आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन को भी हेल्प करेगा। पहले तो ये करवाता है एंजाइम पेरोक्सीडेज है, लेकिन स्टिमुलेट ये भी करेगा। जब TSH आएगा तो ये होगा, अगर TSH नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंक्रीज साइज करेगा इंक्रीज साइज और इंक्रीज सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड सेल। सीक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा और ज़्यादा थायरोग्लोबुलिन पे वहाँ से थायराइड हार्मोन्स बनेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ थायराइड सेल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा, और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम उनको कॉलमनर में करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनगल्फ करे पाइनोसाइटोसिस के ज़रिए, और ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 बने। और जो अर्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है TSH को जैसे हम लोग डालेंगे या TSH रिलीज़ होगा, वो क्या है? प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। क्यों? क्योंकि वो क्या रिलीज़ करेगा? थायराइड। थ्रू प्रोटियोलाइसिस हम क्या बनाते हैं? थायरोक्सिन और ट्राइड बनाते नहीं, मतलब रिलीज़ क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस मीन्स थायरोग्लोबिन टूटेगा तो वहाँ से हमारे थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन निकलेंगे। ना सिर्फ ये निकलेंगे, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? मोनोआयोडोटायरोसिन निकलेगा, डायोडोटायरोसिन और बाकी और सारी चीज़ें निकलेंगी, और फिर वो एक्ट करेंगी विदिन 30 मिनट्स के अंदर एक्ट कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट ये सारा हमने इसका पढ़ लिया। अब हमारे पास सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी रहती है, ये सारा मैंने आपको उसका बता दिया। ये रही आपके पास डायग्राम कह सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस से क्या निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोट्रोपिन। ये TSH को ना, ये जो हमारे पास TSH को हम लोग थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, सही है ना, इसलिए हम लोग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हैं या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हैं, सही है ना। ये रहा हाइपोथैलेमस से क्या निकला है? TRH
ये निकला। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आया। एंटीरियर पिट्यूटरी सिग्नल किसको करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देगी क्या? देखें, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या निकला? एक मिनट, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारे पास निकला थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट रिलीज क्या कराएगा? TSH सीक्रेट कराएगा। TSH एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे? T3 और T4। जो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ माइनस साइन बना हुआ है, T3 और T4 जब हमारे पास ज़्यादा होते हैं ना, तो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। ज़्यादा TSH ना सीक्रेट कर रहा हो, हम ऑलरेडी एक्सेस क्वांटिटी में है, वो हमें ज़्यादा और नहीं चाहिए। जब T3 और T4 की क्वांटिटी कम होती है तो TSH सीक्रेट होता है, क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म है। TSH को बनाना क्या है? T3 T4, बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस T3 T4 है, तो TSH निकलने का कोई काम नहीं है, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट देगा इसको। लेकिन अगर हमारे पास कम है T3 T4, तो फिर हमारे पास क्या होगा? TSH की सीक्रेशन होगी। सही है। ये सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को नहीं देता कि T3 T4 हमारे पास ज़्यादा TSH सीक्रेट ना करो, डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को। बस दिस इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड, और तो कुछ नहीं था, बस यही था। बाकी इसकी पैथोफिजियोलॉजी वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।